तो कल हमने देखा था कि रूस टूट गया। 1991 आते आते रूस का विघटन हो गया। और अब प्रश्न है कि विघटन जो हुआ उसका परिणाम क्या निकला होगा, जिसको हम कहते हैं विघटन की परिणतियाँ। इस विघटन से क्या परिणाम निकला? सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। अगर हम इसके परिणाम देखें तो गंभीर रहे। विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे कैसे? इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए और हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं है। अव्वल तो है कि दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम हुआ शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। माने शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, क्योंकि अब यहाँ जो पहले द्विध्रुवी व्यवस्था थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस, अब यहाँ रूस पूरी तरह टूट गया। तो जो शीत युद्ध दोनों के बीच में था वो ख़त्म हो गया। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब भी कोई मुद्दा नहीं रहा कि समाजवादी माने रूस की व्यवस्था और पूंजीवादी माने अमेरिका की व्यवस्था। इस पर जो बहस थी कि इनमें कौन किसको पछाड़ पाएगा, अब ये मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही ताकतवर बचा था। शीत युद्ध के विवाद में दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ये इसका परिणाम निकला। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शक्ति संबंध माने पहले 2 ही गुट थे, अमेरिका, उसके साथ जो देश जुड़े थे नाटो में, एक तरफ वो शक्ति थी और एक तरफ रूस वाली शक्ति थी। तो अब निश्चित है उनमें बदलाव हो गया, क्योंकि रूस टूट चुका था। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थीं, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवी विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। इस तरह बहुध्रुवी विश्व बनेगा, जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन ये वाली व्यवस्था ना हो करके हुआ क्या, आप देखो आज के दुनिया में अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। माने आज की तारीख में अमेरिका द्वारा लागू की गई पूंजीवादी व्यवस्था लगभग पूरी दुनिया पर कायम होने जा रही है। भारत जैसे देश में भी हम देखें, भारत की अर्थव्यवस्था भी आज पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। ज़्यादातर सरकारी व्यवस्थाएं कम की जा रही, प्राइवेट व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उसी का परिणाम है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं भी इन ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई हैं। इनका मतलब अपना खुद का अपना अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। तो अमेरिका जैसे बड़े देश इन संस्थाओं को जब कर देते हैं तो वो अपनी शर्तों पर इन्हें कर देते हैं कि आपको दुनिया में कौन सी व्यवस्था लागू करनी है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने को सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात ये कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, और मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध भी बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई खिलाड़ी सामने आए, जिनमें हर एक के अपने हित, उनकी अपनी पहचान,
आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थीं। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब है आगे अगला हेडिंग हम देख रहे हैं, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद शासन का पतन हो गया, माने रूस और उसके साथ जो गणराज्य जुड़े हुए थे उनका पतन हो गया, वो अलग हो गए। गणराज्य एक सत्तावादी, फिर समाजवादी व्यवस्था, फिर बाद में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। मतलब उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अपनाया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। माने इन देशों ने जो रूस से अलग हुए थे तो वो विभिन्न व्यवस्था के विभिन्न चरणों से होकर गुजरे और उन्होंने जब एक नया मॉडल अपनाया तो निश्चित है कि वो उस नए मॉडल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और जब वो नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से, तो इन संस्थाओं ने उनकी व्यवस्था में मदद तो की, लेकिन कहते ना पहले उन्हें चोट पहुंचाई या पहले उन्हें आघात पहुंचाया, फिर बाद में उन्हें उपचार दिया। इसीलिए इसको शॉक थेरेपी माने झटका, कि हमने तुम्हारी बात मान तो ली लेकिन तुम्हें हमारे अनुसार काम करना होगा। इसको कहा गया शॉक थेरेपी। मतलब क्या है, इसमें करना क्या था उन्हें? अब जितने भी देश ये आज़ाद हुए थे रूस से, इनमें पहले समाजवादी व्यवस्था थी, अब सबको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से उन्हें पूरी तरह अलग होना था, निजात पाना था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, माने पूंजी व्यवस्था को आपको अपनाना होगा। राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्मिंग माने जो खेती मिलजुल कर होती थी, अब वो निजी फार्मिंग में बदली जाएगी। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित साम्यवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया जा सकता था। मतलब ये था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन देशों की मदद तो की, लेकिन उन पर अपनी एक शर्त थोप दी कि आपको पूंजी व्यवस्था अपनाना ही होगी। इस शॉक थेरेपी में क्या परिणाम निकला? वो ये था कि अब ये माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही आप विकास बढ़ा सकते हैं। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी है। अर्थात अब दुनिया भर के देश एक दूसरे पर निर्भर होंगे, एक दूसरे की व्यवस्था को अपनाएंगे। अब इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी, आप अपने देश में आज़ाद थे पूरी तरह, आप जैसा चाहें वैसा अपनी व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन इस व्यवस्था में आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरूप ही चलना था, जैसे वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण थी। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया और खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। और इस प्रकार से देखें तो इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। मतलब ये था कि अब आपको पूंजीवादी व्यवस्था के नेताओं द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उनके अनुसार ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करना है। अब अगला है शॉक थेरेपी के परिणाम। हम इसके परिणामों की बात करें तो 1990 में जो शॉक थेरेपी अपनाई गई, जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई। मतलब जनता ने जिस आशा के साथ इन देशों से अपेक्षा की थी वो कहते उसने पूरा नहीं किया। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा।
लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूँकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थीं। पहले मतलब ये कि पहले हम अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन स्वयं कर रहे थे, लेकिन अब हमें बाजार की शक्तियों के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना था। और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जो उद्योग थे वो मटिया मैट हो गए। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। यही व्यवस्था आज हमारे यहाँ भी लागू है। हमारे यहाँ प्राइवेट अर्थव्यवस्था की ओर भारत की अर्थव्यवस्था जा रही है। आप देखेंगे कि 90 के पहले हमारे यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, लेकिन आज ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ये यही बात दर्शाता है कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था दूसरों के द्वारा नियंत्रण में है। हम अपनी मर्जी से कुछ काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि रूसी मुद्रा रूबल उसके मूल्य गिर गए। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। मुद्रास्फीति माने मुद्रा का मूल्य गिर गया। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और अब लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि जो रूस पहले दुनिया को अनाज देता था, आज उसे आयात करना पड़ रहा था। इस शॉक थेरेपी का ये परिणाम हुआ। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं बहुत नीचे चला गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को भी कहते हैं क्रम से नष्ट कर दिया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। अकादमिक बौद्धिक कामों के से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग, जराइम पेशा लोग उभर कर आए और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे इसी प्रकार की व्यवस्था लगभग है। निजीकरण ने एक नई विषमताओं को जन्म दिया है। अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ी विभाजन रेखा हो गई है। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी असमानता बढ़ती जा रही है। हम देखें कि आर्थिक बदलाव की बड़ी प्राथमिकता तो दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। सभी देशों में हड़बड़ाहट में कानून संविधान तैयार किए गए और उसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई रूस में। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर संस्था रहकर रह गई। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी रूस के टूटने के बाद जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था के साथ साथ शासन सत्ता की तरीके में भी परिवर्तन आया। राष्ट्रपति को सर्वेसर्वा बना दिया गया और आज हम देखें तो रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। जो टूट चुका था वो फिर से 10 साल बाद 10 साल लगे उसे फिर से शुरू होने में। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था इन अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्जीवन काय के द्वारा आया। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसी प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करके ही ये देश आज फिर से पटरी पर उतरे हैं। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण बहुत फ़ायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिलता है। एक हद तक निर्माण का कार्य भी फिर से शुरू कर दिया गया है।